हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। नेशनल इनकम इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट्स, जैसे कि हमारा जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें क्या होती हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेशनल इनकम ये जो चैप्टर है, इसमें जो इस क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है सीबीएसई का, वो दो टाइप से पूछते हैं। नेशनल इनकम चैप्टर को दो टाइप से एक्चुअली कहा जा सकता है कि डिवाइड किया गया है। पहला है थ्योरी सेक्शन और दूसरा है न्यूमेरिकल सेक्शन। तो जो थ्योरी वाले सेक्शन है उसको हम कम से कम इसमें 3 वीडियोस लगेंगी। अगर हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर देखें तो 3 वीडियोस में वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद की वीडियोस में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि नेशनल इनकम चैप्टर का वेटेज 10 से 12 नंबर का रहता है। 6 नंबर का तो एक सीधा सा क्वेश्चन होता है, उसके बाद एमसीक्यूज के भी क्वेश्चन आते हैं, फिर 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन भी नेशनल इनकम चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री का मतलब ये होता है कि जो भी लोग हमारे देश में 1 साल से ज्यादा समय से हमारे देश में रह रहे हैं और वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के साथ रखते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमारे देश में कुछ कुछ चीजें खरीदना या बेचना, ठीक है। जैसे कोई आदमी यहाँ पे बिजनेस करता है तो वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाना हो गया। कुछ लोग चीजें खरीदते हैं। तो जो भी लोग हमारे देश में कम से कम 1 साल रह रहे हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, उसे बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अपने देश में पैदा हुए, हमारे माता पिता इस देश में पैदा हुए, हम इसी देश में जो भी चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं और बाकी चीजें बाकी के काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारे देश में किसी दूसरे देश से आए हैं और 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर रहने से और उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारे देश की इकोनॉमी में असर पड़ता है। इसलिए नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई विदेशी आदमी हो। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है कि हमारे देश के भी लोग और विदेशी भी जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन आता है एग्जाम में वो क्या है, आप क्या लिखेंगे? दीज आर द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री or are those individuals or institution who normally reside in a country and their economic interest lies in that country. For becoming a normal resident, an individual or an institution has to reside, operate for more than 1 year in a country, ठीक है। 1 साल से ज्यादा समय के लिए उस आदमी को हमारे देश में रहना होगा अगर उसे नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश का बनना है तो, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ए फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा समय से हमारे देश में रह रहे हैं, जैसे कि हम लोग और विदेशी लोग, उन सब के फैक्टर इनकम का सम कर दीजिए, ठीक है। वही होता है आपका नेशनल इनकम। अब देखिए, यहाँ पर जो फैक्टर इनकम है इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास नंबर है एक 48, इसको 2 डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है। मतलब ऐसे कई सारे नंबर हैं जो 48 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी नंबरों के एक्सचेंज से जो है 48 बन जाएगा। तो अब देखिए, अगर किसी आदमी को इनकम आनी होगी तो कहाँ कहाँ से आ सकती है? रेंट से आ सकता है, इंटरेस्ट से आ सकता है, प्रॉफिट से आ सकता है, और ऐसे कई सारी चीजें जैसे वेजेस से, सैलरी से, तमाम चीजों से। ये सारी चीजें क्या है? किसी की इनकम है, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर से मिल करके 48 बन जाएगा, वैसे इन सभी चीजों को मिला करके किसी आदमी की इनकम बनती है ना। तो ये सब कहलाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो कहीं पे भी बोला जाए फैक्टर, तो आपको यही सब सोचना है, ठीक है। फैक्टर इनकम मतलब यही सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी आदमी का जो फैक्टर इनकम है उसका पूरा सम करेंगे आप 1 साल के अंदर में, जितना भी वो पैसा कमाया है वो आदमी, वो सब कुछ क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? इसके दो पॉइंट है, दो पॉइंट में आपको ये समझना होगा। जैसे पहला है कि टेरिटरी विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। जैसे हमारा देश है, हमारे देश की जो बाउंड्री है वो हमारी पॉलिटिकल सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, ठीक है। जैसे हमारा देश देश की बाउंड्री होगी, ठीक है, अंडमान निकोबार वगैरह हो गए, इधर लक्षद्वीप हो गया और बाकी के आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। इस टेरिटरी के अंदर जितने भी काम होंगे वो सब हमारे देश की एक्टिविटी, हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम के पार्ट होंगे। लेकिन साथ में डोमेस्टिक टेरिटरी में एक और चीज ऐड होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और हमारा कोई एयर इंडिया का विमान, एयर इंडिया की कोई फ्लाइट सिडनी चली गई, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर किसी तरीके की अननेचुरल एक्टिविटी हो जाती है हमारे एयर इंडिया के फ्लाइट के साथ, तो नुकसान किसका है? हमारे देश का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो सामान जो भी मतलब जैसे फ्लाइट है, शिप है, ऐसी चीजें जो भी हैं, ये सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, भले ही वो उड़ करके या चल करके हमारे देश से बाहर गई हो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, जैसे कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर के सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, और वहां पर उनको उनको किसी तरीके की परेशानी हो जाती है, कोई कोई किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है, तो वो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे देश के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी within the political boundaries of a country, all ships, aircraft, vessels owned and operated by the resident of the country and generating income of the country। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें जैसे शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये सारी चीजें क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे एम्बेसी वगैरह सब क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जनरली इस टॉपिक से जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसके अंदर जितना भी काम होता है, जितने भी हमारे पैसे उसमें लोग बनाते हैं, उससे जो पैसा जनरेट होता है वो सब कुछ डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर में जितना भी टाइप का इनकम होगा, जैसे रेंट से पैसा लोग कमा रहे हैं पूरे देश में, लोग इंटरेस्ट से पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट से पैसा कमा रहे हैं, ये सब कुछ क्या कहलाएगा? सब कुछ डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक साल के अंदर हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये इन सब चीजों का प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ये भी हम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको कहीं पर नेशनल इनकम शॉर्टकट में लिखना है, ठीक है, नेशनल इनकम, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NNP@FC लिख करके। ठीक है, वैसे जब हम न्यूमेरिकल वाला सेक्शन करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको लिखना हो तो डोमेस्टिक इनकम को आप लिखते हैं NDP@FC, NDP@FC। ठीक है, ये डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा नेशनल इनकम नहीं होता है। ठीक है, कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बोला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वो नेशनल इनकम है, लेकिन इससे नेशनल इनकम हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली हम सुनते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, वो सारी बातें अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है। देखिए, अगर कोई भी आदमी कहीं पर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको उठाया और एक पॉट बना दिया, ठीक है, तो ये पॉट मान लीजिए हो सकता है 100 रुपए में बिक जाए, हो सकता है 50 रुपए में बिक जाए, जो भी है। तो पहले जो मिट्टी पड़ी हुई थी कहीं पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन उस आदमी ने एक पॉट बनाया और जैसे ही पॉट बना वो बिक गया, वो 100 या 500 200 जितने में वो बेचा हो बिक गया। तो ये जो पैसा इस आदमी ने कमाया, ये हमारा जीडीपी का पार्ट बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी साल कोई भी नई चीज जब बनाई जाती है, वो जितने में भी बिकती है, उसकी जितनी भी वैल्यू होती है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, तो अब ये चीजें सामान भी हो सकती हैं, गुड्स हो सकती हैं, या फिर कोई किसी टाइप की सर्विस हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टीचर ने 2021 में 2022 21-22 सेशन में 5 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो 5 लाख रुपए इस सेशन में 2021 से 22 के बीच में कमाए गए हैं। अभी हमारे देश में हो सकता है 50 लाख टीचर्स हो, तो 50 लाख टीचर्स एज एन एवरेज मान लीजिए 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सोचिए कि ये इतना पैसा जो है हमारे देश का जीडीपी कहलाएगा। अब जीडीपी में ग्रोथ का मतलब क्या है? हो सकता है कि 2022-23 में ये टीचर एज एन एवरेज 6 लाख रुपए कमाते हो, तो 50 लाख टीचर हैं, 6 लाख रुपए एज एन एवरेज कमा रहे हो, तो अगले साल मतलब 2021-22 की तुलना में 2022-23 में इनका जीडीपी 20% बढ़ गया, 5 लाख से सीधे 6 लाख का एवरेज, है ना? तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जब भी एक साल कोई भी पुराने साल में किसी भी सेक्टर में जितना भी नया सामान बनाया गया है, उससे कितना ज्यादा नया सामान अगले साल बनाया जा रहा है, सेकेंड ईयर में कितना ज्यादा सामान बनाया जा रहा है, उससे पता चलता है कि जीडीपी कितनी बढ़ी है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 5,000 मान लीजिए फ्लैट्स बनाए गए, ठीक है, 5,000 फ्लैट्स मान लीजिए बना दिए गए, ऐसा करके कुछ समझ लीजिए। अगले साल हो सकता है 6,000 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। ठीक है, पुराने साल की तुलना में नए साल को देखा जाता है। ठीक है,
तो इससे हमारा जीडीपी का पता चलता है। तो जीडीपी होती क्या है कि ये टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। आपने कोई सामान बनाया हो, वो कितने का बना, पूरे देश में कितने का नया नया सामान बनाया गया है, या कितनी सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, शिपिंग में कितनी सर्विसेज दी गई हैं, कितने रेस्टोरेंट खोले गए हैं, उनसे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितना पैसा जनरेट हुआ, वो सब कुछ कौन करेगा ये काम, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है, ये सारे लोग हमारे देश में करेंगे। और ये काम होगा कहाँ, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। जीडीपी किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये जो जीडीपी है, इसका मतलब हुआ कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, बाय ऑल द इंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। और जीडीपी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ जजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की जीडीपी कितना बढ़ रही है, घट रही है, इसी से कोई भी दुनिया के जो देश हैं वो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करते हैं, ठीक है। हम अपने देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करते हैं। जिस कंट्री की इकोनॉमिक मतलब जीडीपी बढ़ेगी, उसी कंट्री को तो ज्यादा डेवलप माना जाएगा, मतलब कि वही कंट्री जल्दी डेवलप होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आप अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बनाएंगे वही तो विदेशों में बेचेंगे। तो डोमेस्टिक अगर प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सामान ज्यादा बनेगा। सामान अगर आपके देश में अलग अलग चीजें ज्यादा बन रही हैं, तो आप एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं। तो जब चीजें ज्यादा अवेलेबल होंगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा, है ना। तो ये हो गया आपका जीडीपी। आपका एग्जाम में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी का मतलब ये होता है कि आप जीडीपी पहले निकाल लीजिए, ठीक है। मतलब देश में जो हमारे देश के लोगों ने पूरा पैसा कमाया है वो आप एक जगह लिख लीजिए। साथ में हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं उनका भी पैसा लिख लीजिए। और तीसरी चीज, जो विदेशी लोग हमारे कंट्री में रहते हैं और उन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो माइनस कर दीजिए। इससे आपका जीएनपी निकलता है, मतलब कि इसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ये विदेशियों का जो फॉरेनर्स हैं हमारे कंट्री में, उनका पैसा माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारे देश के लोग जो पैसा कमाएंगे वो तो आपको रखना है, लेकिन जो हमारे देश के लोग विदेशों में रह करके पैसा कमाते हैं वो अपने फैमिली को इंडिया में पैसा वापस भेजते हैं। तो इसलिए वही पैसा हमारे देश की जीएनपी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारे देश की अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर के लिए काम करते हो, या फिर किसी तरीके के ऑफिस में काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो वो जो पैसा हमारे देश में कमा रहे हैं वो हमें माइनस करना होगा, क्योंकि वो भी तो अपनी फैमिली को पैसा भेजेंगे। तो ये हो गया जीएनपी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, प्लस द इनकम विच इज अर्न बाय इट्स सिटीजन हु आर लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है। जो हमारे देश के लोग विदेशों में रह रहे हैं उनका पैसा आपको ऐड करना है, एंड माइनस द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लोकेटेड विद इन द कंट्री। और जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं उनका पैसा आपको माइनस करना है। इससे जो निकल के आएगा वो आपका जीएनपी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एनएनपी एट एफसी, यही है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम, एक सेकेंड, तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में हमने बात कर लिया था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, तो उसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एनएनपी एट एफसी लिखते हैं, ठीक है। एनएनपी एट एफसी ऐसे लिखते हैं, एनएनपी एट एफसी ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, वैसे तो ये हम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये होता है टोटल सम ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे कि हमारे देश के जितने भी लोग रेंट से पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा ऐड कर लीजिए, साथ में जितने लोग इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं वो भी ऐड कर लीजिए, प्रॉफिट, वेजेस, ये सारी चीजें हमारे देश में जो एक साल के अंदर में हमारे देश के लोग कमाते हैं, उस सारा का सारा चीज क्या कहलाता है। और लेकिन साथ में आपको क्या करना है, इट इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब जो भी लोग हमारे देश में पैसा कमाए, ठीक है, हमारे पूरे कंट्री में, ठीक है, उसमें से आपको ये डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी, जैसे कोई मशीन है, ठीक है, इस मशीन की 2010 में कीमत रही होगी मान लीजिए 5 लाख रुपए, और 2020 में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कम 3 लाख रुपए। तो जो कमी आ गई, 2 लाख रुपए की कमी आ गई, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हुई हैं पिछले साल, और उनमें जो कमी आ गई है उसे माइनस करके आप पूरे पैसे को ऐड कर लीजिए, वो आपका कहलाएगा नेशनल, मतलब नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे देश के लोगों ने 2020 में जितना भी सामान प्रोड्यूस किया होगा वो आप समझ रहे हैं कि वो जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है। नया सामान प्रोड्यूस किया, जीडीपी बन गई। 2020 में उसका जितना भी प्राइस था वो आपने लिख लिया, ठीक है। 2021 में आप आए तो 2020 में जो सामान बना था 2021 में उसका सामान का रेट हो सकता है गिर जाए, ठीक है। तो जितना भी कमी आ जाएगी, जितनी भी अमाउंट की कमी आ जाएगी वो आप माइनस कर दीजिए। ऐसा पूरे देश में होगा, सभी लोगों के साथ, सभी सामानों के साथ होगा।
वो सब क्या, वो सबका जो अब जब आप टोटल करेंगे तो वो आपका बनेगा नेशनल इनकम, ठीक है। अब जैसे रेंट के केस में भी ऐसा होता है, रेंट लेकिन ऐसी चीज है जो साल भर में बढ़ जाती है। तो अगर पिछले साल की तुलना में इस साल अगर मान लीजिए रेंट बढ़ गई, तो डेप्रिसिएशन के बजाय उसे बोलेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है। इंटरेस्ट ये बढ़ता भी है घटता भी है, प्रॉफिट बढ़ता भी है घटता भी है, वेजेस इंसान लोगों के बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है वैसे न्यूमेरिकल का पोर्शन है उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी, फुल फॉर्म है इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स ही नहीं, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री एंड पॉलिटी की भी क्लासेस चलती हैं। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के साथ ऐड कीजिए। अगर आप हमारे चैनल का जो भी पीडीएफ, मतलब ये जो आपने वीडियो देखा इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम हॉल सर्च कीजिए, ये लोगो देख करके आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ से आप जो भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके पेपर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो आप अपने प्रैक्टिकल फाइल को बनाने में वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ट्विटर पे आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई-बहन हैं, उन्हें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो क्लास 10th में हो अगर हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर ये सारी क्लासेस भी चल रही हैं। तो इसलिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल का कोई असाइनमेंट है जो आप जिसमें कोई डाउट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है exam.hall.2021@gmail.com। यहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं, आपका जितना जल्दी हो सकेगा हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।